Bismillahirrahmanirrahim. In this lecture, we will discuss about the physical therapy management of cervical spine instability. कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट की अगर हम लोग बात करें तो वो हम लोग कब कर सकते हैं, तब कर सकते हैं जब हमारे पास सर्वाइकल इंस्टेबिलिटी जो है वो न्यूरोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स को इन्वॉल्व नहीं कर रही हो, मतलब अगर वो स्पाइनल कॉलम को इफेक्ट नहीं कर रही है, अगर हमारे पास वो नर्व्स की पिंचिंग कंप्रेशन क्रिएट नहीं कर रही है, तो तब हम लोग क्या करेंगे, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के थ्रू ट्रीट करेंगे सर्वाइकल इंस्टेबिलिटी को। अच्छा, इस ट्रीटमेंट का हमारे पास गोल क्या हमारे पास होगा कि गोल हमारे पास ये होगा कि इन्हांस करना है हम लोगों ने स्पाइनल स्टेबलाइजिंग सिस्टम जो थे हमारे पास, सब सिस्टम्स थे जो कि एक्टिव थे, पैसिव थे और न्यूरोलॉजिकल थे, तो उनके फंक्शन को इन्हांस करना ये हमारा मेन रोल होगा। और इसके अलावा क्या होगा कि जो स्ट्रेसेस आ रहे हैं स्पाइनल सेगमेंट्स के ऊपर उसको डिक्रीज़ करवाना, ये हमारे पास गोल होगा हमारे पास नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट जो कि अंडर आएगा फिजिकल थेरेपी के अंदर। सही, तो जो फर्स्ट चीज़ हम लोग पेशेंट को गाइड करेंगे तो वो होगा हमारे पास पोस्चरल एजुकेशन। उसने सबसे पहले अपने अगर वो पोस्चर को करेक्ट करेगा तो उससे क्या होगा हमारे पास कि जो स्ट्रेसेस आ रहे थे सब सिस्टम के ऊपर, पैसिव सब सिस्टम के ऊपर, जिसमें हमारे पास फेसिड जॉइंट्स आ जाते हैं, इंटरवर्टिबल डिस्क आ जाती है, इसके अलावा हमारे पास कैप्सूल्स आ जाते हैं, लिगामेंट्स आ जाते हैं, तो इन रीजन्स के ऊपर हमारे पास क्या होगा कि जो लोड्स आ रहे हैं, वो स्ट्रेसेस आ रहे हैं, वो डिक्रीज़ हो जाएंगे, जो कि उसके पुअर पोस्चर और प्रोलॉन्ग्ड पुअर पोस्चर को मेंटेन रखने की वजह से आ रहे थे। जब वो नहीं आएंगे, लोड रिड्यूस होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारे पास स्पाइन की पोजीशन है वो नॉर्मल की तरफ आना स्टार्ट हो जाएगी। मेजर रोल भी हमारे पास कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट का यही होता है कि हम लोगों ने क्या करना है कि जो नॉर्मल लॉर्डोसिस एट द सर्वाइकल स्पाइन होती है उसको हम लोगों ने रिगेन करना है, दोबारा से उसको मेंटेन करना है। स्पाइनल मैनिपुलेशन की अगर बात करें हम लोग, तो वो हम लोग कहाँ पे और कब परफॉर्म कर सकते हैं, सर्वाइकल स्टेबिलिटी में इसको हम लोग यूज़ करेंगे, किस रीजन में करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास C4 C5 रीजन हाइपोमोबाइल है, रिस्ट्रिक्टेड हो गया, तो उसके अबव और बिलो के रीजन्स के अंदर हम लोग मैनिपुलेशन दे सकते हैं, ठीक है। इंस्टेबिलिटी के अबव और बिलो के रीजन में हम लोग मैनिपुलेशन को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सिवरल सेगमेंट्स पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इससे हमारे पास क्या होगा कि इससे भी हमारे पास जो मैकेनिकल स्ट्रेसेस थे जो स्पाइन के ऊपर आ रहे थे वो डिक्रीज़ होंगे, रेंज ऑफ मोशन इंप्रूव होगी, तो इस तरह से ये भी हमारे पास यूज़ होगा। इसके साथ साथ हम लोग मोबिलाइजेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मोबिलाइजेशन हम लोग देंगे जो कि रीजन्स हमारे पास हाइपर मोबाइल हुए होंगे, तो वहाँ पे हम लोग देख के उनकी रेंज ऑफ मोशन को इन्हांस कर सकते हैं। सही, अब वो कौन से हो सकते हैं, अपर सर्वाइकल रीजन, मिड सर्वाइकल स्पाइन हमारे पास हो सकती है, तो रिस्टोर करने के लिए रेंज ऑफ मोशन को हम लोग मोबिलाइजेशन भी दे सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या दे सकते हैं इन पेशेंट्स के अंदर, वो होती है हमारे पास स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस हम लोग करवाएंगे पेशेंट में जो कि हमारे पास एक्टिव सब सिस्टम के लेवल, एक्टिव सब सिस्टम जिसमें हमारे पास मसल्स आ जाते हैं, ठीक है। एक्टिवली मतलब कि ड्यूरिंग द मोमेंट जो कि हमारे पास स्टेबलाइज कर रहे होते हैं, स्पाइन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो उनके फंक्शन को इन्हांस करने के लिए हम लोग स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करवाएंगे। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, जब भी कोई पेशेंट सर्वाइकल स्टेबिलिटी के साथ आता है तो उसके अंदर जो मसल्स लगातार कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन में रहने की वजह से, मसल गार्डिंग जिसको हम लोग कहते हैं, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है। किसी भी इंजरी के रिजल्ट में जो इर्द गिर्द के मसल्स होते हैं वो एकदम से कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन में चले जाती हैं, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है प्रोटेक्ट करने के लिए जॉइंट को, तो वो लगातार उस पोजीशन में रहने की वजह से उनमें क्या हो सकता है, वो स्पैज़म में जा सकते हैं, लेंथनिंग हो सकती है, और इसके अलावा हमारे पास क्या वीकनेस में चले जाएंगे, तो उनको दोबारा से स्ट्रेंथ उनकी रिगेन करवाना, तो उससे हमारे पास क्या होगा, वो उसके लिए हम लोग स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज इस्तेमाल करेंगे। उसका इफेक्ट क्या होगा कि हमारे जो एक्टिव सब सिस्टम है, जो कि मसल्स हैं, उनका फंक्शन इन्हांस होगा, उनकी स्ट्रेंथ दोबारा से रिगेन होगी। अब हमारे पास अगर बात करें तो सर्वाइकल मल्टीफाइडस की हम लोग करवा सकते हैं, वो जो कि हमारे पास सेगमेंटल अटैचमेंट देख के सर्वाइकल स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा था। लोंगस कोलाई की, कैपिटस की हम लोग देंगे, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करवाएंगे जो कि हमें स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रही हैं स्पाइन को सर्वाइकल इंटीरियरली। इसके अलावा हमारे पास क्या है कि जो भी स्ट्रेंथनिंग हमारे पास स्टेबलाइजिंग मसल्स हैं, तो इनकी जब हम लोग स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करवाएंगे तो इससे क्या होगा कि हमारे पास क्वालिटी, एक तो इम्प्रूव द क्वालिटी एंड कंट्रोल ऑफ द मोमेंट की क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे और साथ ही साथ स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरह से न्यूट्रल जोन के अंदर मूवमेंट जितनी भी होंगी, बायोमैकेनिक्स, काइनेमेटिक्स हमारे पास जो कि सर्वाइकल स्पाइन की, इस तरह से इम्प्रूव होगी बाय द स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस।
अगर हम लोग प्रोप्रियोसेप्शन की बात करें तो प्रोप्रियोसेप्शन एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है सर्वाइकल स्टेबिलिटी के लिए। तो इसका मेन रोल हमारे पास यही होता है कि ये भी हमारे पास जो मोशंस हैं उनको कंट्रोल्ड और कंट्रोल्ड मैनर के अंदर उनको परफॉर्म करवाने में ये हेल्प आउट करेंगी। सही, इसको इम्प्रूव करवाने के लिए हम लोग प्रोप्रियोसेप्शन एक्सरसाइजेस करवाएंगे। तो ये हमारे पास कंट्रोल करेंगी मूवमेंट्स को न्यूट्रल जोन के अंदर जब हम लोग इनको परफॉर्म करवाएंगे। प्रोप्रियोसेप्शन में हमारे पास कौन सी एक्सरसाइज आ सकती हैं जो कि मतलब प्रोप्रियोसेप्शन को इम्प्रूव करवाएंगी? तो उसमें हमारे पास आ सकती है सिंगल लेग स्क्वाटिंग आ सकती है, कॉर्न पिक अप्स आ सकती हैं, क्रॉस ओवर वॉक आ सकती है। तो ये सारी इस तरह की हम एक्सरसाइज परफॉर्म करवाएंगे जो बैलेंस को प्रोप्रियोसेप्शन को पेशेंट में इम्प्रूव करवाएंगी। अगर हमारे पास अगर रिहैब और कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से पेशेंट को बिल्कुल भी उसके साइन एंड सिम्टम्स रिड्यूस नहीं हो रहे हैं, उसकी पेन रिड्यूस नहीं हो रही है, उसकी रेंज ऑफ मोशन इम्प्रूव नहीं हो रही, उसकी डिस्कम्फर्ट लेवल उसका डिक्रीज़ नहीं हो रहा, दैन जो हम लोग होंगे उसको मूव ऑन कराएंगे, सर्जरी की तरफ लेके जाएंगे। अब सर्जरी के अंदर हम लोग क्या क्या करवा सकते हैं? सर्जरी में डिफरेंट होती है। स्पाइनल फ्यूजन सर्जरी हम लोग हो सकती है उनकी पेशेंट की। तो उसमें क्या होता है कि एक्चुअली में वही इंस्टेबिलिटी को रिपेयर करवाने के लिए और पेन को रिड्यूस करवाने के लिए वॉर्नर जॉइंट्स की तो स्पाइनल फ्यूजन सर्जरी कर सकते हैं। अब उसमें क्या होता है कि 2 या मोर देन 2 वर्टिब्रेस को क्या करते हैं, वो फ्यूज़ कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि स्पाइनल कॉलम बैलेंस हो जाता है। माइक्रोडेक्सटोमी हो सकती है। माइक्रोडेक्सटोमी में क्या करते हैं कि जो डिस्क का पार्ट होता है या डिस्क को क्या करते हैं सर्जन रिमूव कर देते हैं, जो कि प्रेसिंग करी होती है नर्व वगैरह को। तो इस तरह से ट्रीट किया जाता है स्पाइनल इंस्टेबिलिटी के पेशेंट्स को सर्जरी के थ्रू भी। अच्छा, अगर सर्जरी के बाद जो रिहैब का रोल आता है वो इस तरह से है कि मतलब पोस्ट ऑपरेटिवली भी इम्पोर्टेंट रोल है जो कि फिजियोथेरेपिस्ट प्ले करेगा। उसमें उसकी थेरेपी को कब स्टार्ट करवाना है, क्या कुछ उसने करना है, क्या नहीं करना है, क्या केयर है, वो सारी की सारी हमारे पास क्या होगी। उसमें यह है कि सबसे पहले एक बात कि ब्रेसेस जो होंगे वो पेशेंट नहीं यूज़ करेगा आफ्टर या पोस्ट ऑप रिहैब के अंदर। इसके अलावा 6 वीक तक हम लोग पेशेंट को हम लोगों ने गाइड करना है कि उसने लिफ्टिंग नहीं करनी मोर देन 4 kg ओवर हेड। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है कि जो रिहैब प्रोग्राम है उसका रिहेबिलिटेशन है वो स्टार्ट होगी एट 6 वीक। 6 वीक तक उसको नहीं करवानी हम लोगों ने। सही, और इसमें भी जब हम लोग स्टार्ट करवाएंगे तो मोस्टली हमारे पास क्या होगी, स्टेबिलिटी एक्सरसाइजेस प्रोग्राम से ही बेसिक वहीं से स्टार्ट करवाया जाएगा। इसके अलावा क्या होगा कि हमारे पास सर्वाइकल की स्ट्रेंथनिंग और रेंज ऑफ मोशन जो होंगे वो फर्स्ट 6 मंथ तक उन पर ज़्यादा फोकस नहीं किया जाएगा। जो मेन फोकस हमारे पास होगा ड्यूरिंग रिहैब अर्ली पीरियड में पोस्ट ऑप के अंदर, तो वो होगा हमारे पास कि पोस्टर अलाइनमेंट के ऊपर, न्यूट्रल पोस्टर अलाइनमेंट पर फोकस किया जाए, उसको ठीक किया जाए। इसके अलावा साथ साथ उसके ट्रंक, उसके हिप और चेस्ट के मसल्स की प्रॉपर अलाइनमेंट, उन रीजन्स की प्रॉपर अलाइनमेंट के ऊपर फोकस किया जाए।